हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार और यूपीएससी के मॉक टेस्ट का सेट नंबर 22। अगर आपने इससे पहले के बाकी के सेट्स को नहीं देखा है तो मैं आपको हमेशा की तरह रिकमेंड करूंगा कि जा करके आप प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें, सारे क्वेश्चंस को अच्छे से फॉलो कीजिए। बिल्कुल एग्जाम्स ओरिएंटेड क्वेश्चंस है। हम इस वीडियो में 50 MCQ डिस्कस करते हैं जो कि बिल्कुल पेपर में आने वाला क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और बताइए कि कितना स्कोर आप कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। सिखों के जो 9वें गुरु थे, गुरु तेग बहादुर के मृत्यु का जिम्मेदार हम कह सकते हैं कि औरंगजेब था। एक्चुअली आपको ये पता होगा कि औरंगजेब जो था वो इस्लाम कबूल करवाने के लिए जो कि इनको काफ़ी ज़्यादा फोर्स कर रहा था, लेकिन इन्होंने इस्लाम को कबूल नहीं किया और इसकी वजह से जो कि कह सकते हैं औरंगजेब ने इनका सर कलम करा दिया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि अंग्रेज़ों ने फुट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी। फुट डालो और शासन करो की जो नीति अपनाई गई थी कब अपनाई गई थी, तो हम ये कह सकते हैं कि 1858 के बाद। ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। 1857 की क्रांति के बाद ये भी कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि दिल्ली में निम्नलिखित में से किस किले को बड़ा दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है। दिल्ली में निम्नलिखित में से किस किले को बड़ा दरवाजा के नाम से जाना जाता है, तो राइट आंसर होगा पुराना किला। देखिए पुराना किला से संबंधित अक्सर ये क्वेश्चंस पूछ जाता है कि इसका निर्माण किसने करा था, तो ध्यान रखिएगा इसका निर्माण शेर शाह ने करा था। ठीक है, देखिए हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि पुराना किला नई दिल्ली में यमुना नदी के किनारे स्थित प्राचीन दिनपना नगर का आंतरिक किला है। इस किले का निर्माण शेरशाह सूरी ने अपने शासनकाल में 1538 से 1545 के बीच करा था। किले के 3 बड़े द्वार हैं और तथा इसकी दीवारें जो कि काफ़ी विशाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, यूनेस्को के अनुसार कौन सी गुफा बौद्ध धार्मिक कला की उत्कृष्ट कृति है जिन्होंने भारतीय कला को प्रभावित किया। राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, अजंता की गुफाएं। सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन देखिए, अगला प्रश्न ये कह रहा है कि चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क एक यूनेस्को विश्व विरासत स्थल किस राज्य में स्थित है। तो ये देखिए चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व की बात करें तो ये गुजरात में पड़ता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी किया कीजिए अपने ग्रुप में, और साथ ही साथ चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखें ताकि आपको रोजाना इसी तरह की न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित शासकों में से किसने चौमहल्ला पैलेस का निर्माण कराया था। चौमहल्ला जो पैलेस है ये आपका हैदराबाद में स्थित है। इसका निर्माण हम कह सकते हैं कि निज़ाम सलाबत जंग ने कराया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, 1750 में सलाबत जंग द्वारा ये शुरू किया गया था और बाद में इसको और भी शासकों ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृत्रिम झील डेबर झील जो है वो किस नदी पर बनाई गई थी, और इसे हम लोग जयसमंद झील के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखिएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, गोमती नदी। ठीक है, गोमती नदी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसके बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और ये कहाँ पे, तो जयसमंद झील आपको पता है राजस्थान में पड़ता है, ध्यान रखिएगा। देखिए नेक्स्ट वन कह रहा है कि बौद्ध सिद्धांत किस में लिखा गया था। बौद्ध सिद्धांत जो किस में लिखा गया था, पाली भाषा में लिखा गया था। बी करेक्ट है। 73वें संविधान संशोधन से संवैधानिक अनुमोदन का प्रावधान किया गया है। निम्न में से सही कथन कौन सा है, यानी 73वें संवैधानिक संशोधन से संबंध में यहाँ पे बताइए कि कौन सही होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर में क्या होगा कि पंचायती को त्रिस्तरीय संरचना के लिए जाना जाता है, 73वें संविधान संशोधन, और साथ ही साथ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था भी की गई है 33%। तो ये दोनों के दोनों सही है। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लोलक घड़ियाँ गर्मी में सुस्त एवं धीमी हो जाती है, इसका कारण क्या है। तो देखिए लोलक घड़ियाँ गर्मी में सुस्त और धीमी हो जाती है, इसका कारण ये होता है कि लोलक की लंबाई बढ़ने से दोलन में लगा समय जो होता है वो बढ़ जाता है, जिस कारण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वायुमंडलीय गैसों में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसों का गठन करती है। तो बताइए कि कौन सा ग्रीन हाउस गैसों का गठन करती है। तो CO2 को भी जानते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड जिसको हम लोग लाफिंग गैस के नाम से जानते हैं ये भी सही होगा, और जलवाष्प भी सही होगा। यानी 1, 3, 4 यहाँ पे करेक्ट है। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से USA के संविधान की विशेषता कौन सी है जो हमारे संविधान के निर्माताओं द्वारा ग्रहण की गई थी। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, जो हमारे संविधान के निर्माताओं द्वारा ग्रहण की गई थी वो कौन सा है, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी कहेंगे क्योंकि न्यायिक समीक्षा भी लिया गया, मौलिक अधिकार भी लिया गया, और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का जो प्रक्रिया है वो भी हम कह सकते हैं कि USA से ही ग्रहण की गई है।
महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों यानी 1000 से लेकर के 1026 के बीच में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण के रूप में हम लोग किसे जानते हैं? सोमनाथ मंदिर का जो आक्रमण था 1025-26 में किया गया था, ये सबसे चर्चित और सबसे प्रसिद्ध आक्रमण है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? भारत के संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में हम लोग किसे जानते हैं? राष्ट्रपति को। ठीक है, राष्ट्रपति करेक्ट आंसर होगा। नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए को टिक करेंगे, मौर्य। ठीक है, मौर्य यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन देखिए क्या है, द्वैताद्वैत सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? द्वैताद्वैत सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, निम्बार्काचार्य। ठीक है, निम्बार्काचार्य, ध्यान रखिएगा। चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था। भारत छोड़ो जो प्रस्ताव है पारित किया गया था 8 अगस्त 1942 को, 9 अगस्त को स्टार्ट हुआ था, तो गांधी जी को कैद किया गया था कहाँ पे? तो कह सकते हैं आगा खां पैलेस। ठीक है, आगा खां पैलेस, ऑप्शन डी करेक्ट है। कौन सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे बताइए कि कौन गलत तरीके से मैच किया गया। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रयाग प्रशस्ति जो है वो रवि कीर्ति के साथ मैच नहीं करता है, क्योंकि प्रयाग प्रशस्ति का संबंध हरिसेन से होता है। ठीक है, जो कि हम कह सकते हैं समुद्रगुप्त के संबंध में जो कि ये बात है प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, चलिए बाकी को आप याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे कौन? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि संत कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव प्रारंभ किया गया था। ध्यान दीजिएगा, 1938 का जो हम लोगों ने ऊपर में देखा था ये हरिपुरा अधिवेशन था, और हरिपुरे अधिवेशन में इन्होंने सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में नेशनल जो कि प्लानिंग कमेटी कह सकते हैं। ठीक है, इसका गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, तो याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे अगर मगहर महोत्सव का प्रारंभ की बात करें तो 1990 करेक्ट आंसर है, ऑप्शन हम बी को टिक कर सकते हैं। फिलहाल देखिए नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ? तो किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि कदम्ब। ठीक है, कदम्ब का उल्लेख संगम शासकों में नहीं है। गोकाक प्रपात किस जिले में स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। तो किस जिले में स्थित है गोकाक प्रपात? बेलगांव, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, बेलगांव। अगला प्रश्न देखिए कि रामनाथ कोविंद के संबंध में दिए गए कथनों पर एक नज़र डालें और उनमें से सही चयन बताइए। सही कथन का चयन हमें करना है। सेकंड और फर्स्ट दोनों को पढ़िए और बताइए कि क्या सही होना चाहिए। तो पहला पॉइंट्स यहाँ पे कह रहा है उन्होंने वर्ष 2016 में राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया था। ये पॉइंट्स गलत है, क्योंकि उन्होंने जो पद ग्रहण किया था 25 जुलाई होगा। ठीक है, 25 जुलाई 2017 था, ये ध्यान रखिएगा, 2017, 25 जुलाई 2017। पहला पॉइंट्स गलत है। सेकंड पॉइंट की बात करें तो वह निर्वाचक मंडल द्वारा नियुक्त भारत के 15वें राष्ट्रपति हैं। ये पॉइंट भी गलत है, क्योंकि वो भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं। तो दोनों का दोनों गलत हो गया, तो सही कोई भी नहीं है। इस वजह से ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव को पारित किया गया? तो मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव को पारित किया गया था, कह सकते हैं कराची अधिवेशन 1931। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ये याद रखना है कि ये इसकी जो अध्यक्षता की गई थी कराची अधिवेशन 1931 की, सरदार वल्लभ भाई पटेल की पहली अध्यक्षता थी, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। नेक्स्ट वन क्या है कि 1938 के अंत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर जो राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई उसके अध्यक्ष कौन थे? जस्ट मैंने आपको ऊपर में इसके बारे में बताया था कि 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था, और इसके अध्यक्ष बनाए गए थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट वन देखिए कि ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने एवं बसने की अनुमति मिली? और ये अनुमति मिली थी 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत। ऑप्शन बी करेक्ट है। जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करेगा? जल में वायु का बुलबुला जो है वो किसकी भांति व्यवहार करेगा? अवतल लेंस की भांति। ऑप्शन डी करेक्ट है, अवतल लेंस की भांति। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है?
31 मई को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। ताजमहल के अलावा आगरा में कौन सा स्मारक यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है? क्या होगा राइट आंसर? आगरा के अलावा अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा, आगरा का किला, साथ ही साथ फतेहपुर सीकरी, यानी फर्स्ट और सेकंड यहाँ पे करेक्ट है। ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। यहाँ पे सिकंदरा देख रहे हैं तो सिकंदरा से एक क्वेश्चन आपको याद रखना है कि अकबर का जो मकबरा है वो सिकंदरा में स्थित है। आलू अनुसंधान की दिशा में भारत में सर्वप्रथम 1939 में पटना में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्था की स्थापना की गई थी। इसे किस वर्ष शिमला स्थानांतरित कर दिया गया? देखिए 1949 में पटना में इसको केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्था की स्थापना की गई थी, लेकिन इसको शिमला में स्थानांतरित कर दिया गया था कब? तो 1956 में। सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट वन कह रहा है कि मोहम्मद गौरी के किस सेनापति ने बिहार विजय, साथ ही साथ बंगाल विजय और असम पर आक्रमण किया था? वो कौन है? नासिरुद्दीन कुबाचा। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण क्या होता है? देखिए इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा, इसमें दो क्वेश्चंस बन जाते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये कि यहाँ पे देखिए बात यह है कि अश्व जो एकाएक चलना प्रारंभ कर दे, यानी कि पहले विराम की अवस्था उसके बाद गति की अवस्था में जाया जा रहा है। और इसका एक अपोजिट होता है कि अगर बस अचानक चलते हुए रुक जाता है, ब्रेक लगता है, तो यात्री जो होते हैं उसके गति में आ जाने का कारण क्या होता है? तो जब ये विराम से हम लोग आगे बढ़ते हैं तो विरामावस्था के कारण, और गति से होता है तो गति अवस्था के कारण, ठीक है, गति जड़त्व के कारण, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या है कि अश्व एकाएक चलना प्रारंभ कर दिया, यानी कि अश्व पहले क्या था? अश्व जो था वो पहले विराम की अवस्था में था, यानी विराम जड़त्व यहाँ पे राइट आंसर होगा, विश्राम जड़त्व, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, जो पहले की स्थिति हो उसी को हम लोग टिक करेंगे। नेक्स्ट वन, पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी थी? ये पुस्तक लिखी गई थी बीपी मेनन जी के द्वारा। डी विल बी राइट आंसर। जड़ें विकसित होती हैं, जो जड़ें होती है वो मूलांकुर से विकसित होता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, मूलांकुर से। अलाउद्दीन खिलजी ने किसके कहने पर सिकंदर महान के समान विश्व विजय की योजना को त्याग दिया था? तो हम ये कह सकते हैं फ्रेंड्स कि जो फ़खरुद्दीन, यहाँ पे आप देख रहे हैं फ़खरुद्दीन, ये अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन फ़ारसी विद्वान था, और इन्हीं के कहने पर अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर महान के समान जो विश्व विजय बनने का ख्वाब देखा था उसको त्याग दिया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत एक गणतंत्र, इसका अर्थ क्या? भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ ये होता है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। 1944 में गांधीवादी योजना की व्यवस्था किसने की थी? 1944 में गांधीवादी योजना की व्यवस्था किसने की थी, या फिर कह सकते हैं कि व्याख्या किसने की थी? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा श्रीमन नारायण अग्रवाल। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है, कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है कौन? तो राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, कोशिका भित्ति, ठीक है, कोशिका भित्ति करेक्ट आंसर है। धान के खेतों में उत्सर्जित और पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने वाली गैस निम्नलिखित में से कौन सी है? देखिए हम यहाँ पे अगर हम बात करें धान के खेतों में उत्सर्जित जो होता है वो कौन सा होता है? मीथेन। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि मीथेन यहाँ पे करेक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। तो पहले आपको पता होगा जब 1857 का जो सिपाही विद्रोह नहीं हुआ था तो उसमें सैनिकों का जो अनुपात होता था 5:1 होता था, यानी कि 5 सैनिक भारतीय होंगे तो 1 सैनिक यूरोपीय होते थे। लेकिन 1857 की क्रांति के बाद जो व्यवस्था की गई, जो आपको पता है पील आयोग, आपने नाम सुना होगा, तो पील आयोग के अंतर्गत क्या किया गया कि 2:1 किया गया, यानी कि 2 भारतीय होंगे तो 1 यूरोपीय होंगे, सैनिकों की संख्या ये रखी गई। और इनका जो चयन किया गया गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से किए गए। सी यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हिंदू नीति की एक प्रसिद्ध पुस्तक दैभाग के रचयिता कौन थे? तो ध्यान दीजिएगा, दैभाग की अगर हम बात करें तो राइट आंसर यहाँ पे होगा जीमूत वाहन। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। यहाँ पे आप छोटा सा पॉइंट्स पढ़ सकते हैं कि दैभाग जीमूत वाहन कृत एक प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथ है, जिसके मत का प्रचार कह सकते हैं, प्रसार या फिर प्रचार कह सकते हैं कि बंगाल में हुआ। दैभाग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है कि पैतृक धन का विभाग, ठीक है, पैतृक धन का विभाग। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन की बंदी प्रत्यक्षीकरण और परमादेश में क्या अंतर है?
तो बंदी प्रत्यक्षीकरण और परमादेश की बात करें तो देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण एक निजी व्यक्ति के खिलाफ जारी किया जा सकता है, लेकिन परमादेश वाले को नहीं। साथ ही साथ बंदी प्रत्यक्षीकरण केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। यानी दोनों के दोनों पॉइंट्स यहाँ पे बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। अक्सर ये क्वेश्चंस पूछा जाता है कि किसी निजी व्यक्ति के खिलाफ जारी किया गया रिट जो है वो क्या कहलाता है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये याद रखना है। यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। चलिए फिलहाल हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विक्रम संवत या फिर योग पर आधारित कैलेंडर किस मास से प्रारंभ होता है? तो अगर आपने ऑप्शन डी को टिक किया तो आपने गलती की है, क्योंकि यहाँ पे बात विक्रम संवत की गई है। हमारा जो कैलेंडर है, भारत सरकार का जो कैलेंडर है वो हमारा होता है शक संवत पर आधारित, जो कि कनिष्क के समय में स्टार्ट हुआ था। लेकिन विक्रम संवत की अगर हम बात करें तो उसमें हमारा पहला जो स्टार्ट होता है वो कह सकते हैं कि वैशाख। ठीक है, वैशाख ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए फिलहाल देखिए नेक्स्ट वन क्या है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब हुई थी? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में की गई थी 1934। बी विल बी करेक्ट आंसर। आइरिस का क्या काम होता है? आइरिस का क्या काम होता है? तो हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि आइरिस का जो काम होता है, देखिए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा कि आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। साथ ही साथ यहाँ पे अच्छे तरीके से आप पढ़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी कि मानव तथा अधिकांश स्थानधारियों एवं पक्षियों की आँख के भीतर की एक पतली कह सकते हैं कि वृत्ताकार संरचना है, जिसका काम आँख के तारे यानी कि पुपिल के व्यास को नियंत्रित करना होता है। और इस प्रकार कह सकते हैं कि आइरिस जो होता है वो रेटिना पर पहुंचने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। आँख का रंग परितारिका के रंग से ही निर्भर होता है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आइरिस को ही हम लोग परितारिका कहते हैं, हिंदी में परितारिका कहा जाता है, लेकिन इंग्लिश में इसको आइरिस के नाम से जाना जाता है। फिलहाल देखिए नेक्स्ट वन क्या है कि किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार होता है? संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार अनुच्छेद 11 के तहत। ऑप्शन डी करेक्ट है, अनुच्छेद 11 के तहत। नेक्स्ट पॉइंट, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा जो विषुवत रेखा के समानांतर होती है? तो विषुवत रेखा तो आपको पता ही होगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ। जो कि कह सकते हैं कि ग्लोब पर बीचों बीच से जो लाइन गुजरता है 0 डिग्री होता है, उसी को हम लोग विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा कहते हैं। और इसके समानांतर रेखाएं जो खींच जाती है वो कह सकते हैं अक्षांश होता है। इस तरह की रेखाएं अक्षांश कहलाती है। और इसका जो ऊर्ध्वाधर खींच जाता है इसको हम लोग देशांतर कहते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे अक्षांश हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइन फट जाती है, इसका कारण क्या? तो हम ये कह सकते हैं, ये एक बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। इसका कारण ये है, मैं आपको बता भी चुका हूँ कि देखिए पानी जब भी जमता है तो उसका आयतन बढ़ता है। और पानी अगर हम बात करें कि पहाड़ों पर जब जमता है शीत ऋतु में, तो क्या होता है कि पानी की आयतन बढ़ जाती है, जिस वजह से पाइपलाइन फट जाती है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि पाइप में पानी जमने पर फैल जाता है, जिस कारण से पाइप फट जाता है। सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि किसी मत व्यक्ति द्वारा लोक स्थान में औचार किस धारा में दंडनीय अपराध है? क्या होगा राइट आंसर? किसी मत व्यक्ति द्वारा लोक स्थान में औचार किस धारा में दंडनीय अपराध है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धारा 510 के द्वारा भारतीय दंड संहिता के। नेक्स्ट वन की मानहानि की परिभाषा किस धारा में दी गई है? मानहानि की परिभाषा किस धारा में दी गई है? तो ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, धारा 499 भारतीय दंड संहिता में, इसमें मानहानि के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने यहाँ पे 50 MCQ को कवर किया। आई होप कि फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नीचे कमेंट्स करके बताइए कि आप लोगों ने 50 में से कितना स्कोरिंग किया। वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएं। साथ ही साथ क्यूज का क्वेश्चंस भी है, कमेंट्स जरूर करें। क्या कह रहा है कि कृष्ण देव राय किसके समकालीन थे? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, राइट आंसर बताइएगा क्या होगा। तो चलिए हम मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।